क्वेश्चन नंबर 12 मिसलेनियस एक्सरसाइज का है। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12, इसको भी हमें पीएमआई से करने से, तो क्वेश्चन में ही मेरे ख्याल से बोला गया है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इक्वल्स टू बी ए। अगर ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और ए बी और बी बराबर है, ए और बी क्या है, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, साथ ही साथ ए बी और बी ए आपस में क्या है, बराबर है। ए और बी दोनों मैट्रिसेस हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, और ये गिवन है हमें ए बी इक्वल्स टू बी ए। अच्छा, क्या क्या मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो, ए बी और बी ए मैट्रिक्स के केस में जब मल्टीप्लाई करो दो मैट्रिक्स को, ए बी या बी ए क्या हमेशा इक्वल होते हैं? बोलो, क्या ए, हाँ, ए बी और बी ए हमेशा इक्वल नहीं होते हैं। तो बोला जा रहा है ए और बी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ऐसा होता है ए बी बराबर बी ए, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। दोनों मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर सेम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, तो उनको चाहे ए इंटू बी करो चाहे बी इंटू ए करो हमेशा इक्वल होता है। देन प्रूव दैट बाई इंडक्शन। बाई इंडक्शन का क्या मतलब है, वही बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, यानी कि पीएम से हमें प्रूफ करना है ए बी एन इक्वल्स टू बी एन ए। प्रूफ ये करना है ए बी टू द पावर एन इक्वल्स टू बी टू द पावर एन इंटू ए। ये हमें बच्चों प्रूफ करना है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए हुए बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं। वी प्रूव द रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ पीएमआई। केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या होता है, फॉर एन इक्वल्स टू वन। अब जरा एन की जगह पे वन रखिए एलएचएस में, तो ये हो जाएगा ए बी, और पावर में एन है तो इसकी जगह पे वन रख दिए, ये इसका मतलब क्या है, ए बी। इसी तरह से आरएचएस में भी आप क्या करिए, एन की जगह पे आप वन रखिए, तो हो जाएगा बी वन ए, इसका मतलब हो जाएगा बी ए। और बच्चों हमें ये गिवन है कि जो बी ए है उसको हम ए लिख सकते हैं कि नहीं, ये तो हमें गिवन है ना कि बी ए और ए बी बराबर है। तो देखिए यहाँ पर एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस हो गया कि नहीं, एलएचएस भी ए बी था और आरएचएस भी ए बी आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ओके, तो केस फर्स्ट हो गया, देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू वन। पहला केस हमने कर दिया। दूसरा केस बच्चों क्या करते हैं बताइए जल्दी से, केस टू। दूसरा केस क्या करते हैं, यस, सपोज द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के। क्या करते हैं दूसरा केस, सपोज द रिजल्ट इज ट्रू, the result is true for n equals to k where k belongs to n। दैट इज अगर n इक्वल्स टू k के लिए हमने माना है कि रिजल्ट हमारा ट्रू है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, a b टू द पावर k कैन बी रिटन एज b टू द पावर k इंटू a, और इसको हम मान ले रहे इक्वेशन स्टार। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? केस वन हमने कर दिया, केस टू कर दिया, किसी कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आइए केस थ्री। केस थ्री क्या होता है, केस थ्री में क्या करते हैं बताइए? हाँ, केस थ्री में हम रिजल्ट को प्रूफ करेंगे फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस वन के लिए, फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस वन के लिए। देखिए अब मैं एलएचएस ले रहा हूं, पहले एलएचएस में मैं रख रहा हूं ए बी और पावर में के प्लस वन। और मैंने आपको ये भी बताया था कि थर्ड केस में हमको सेकंड केस का बच्चों इस्तेमाल करना है। तो देखिए सेकंड केस में यहाँ पे एलएचएस में क्या था, ए बी टू द पावर के, इसको भी ऐसे हम लिख सकते हैं क्या, ए बी टू द पावर के इंटू बी, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बोलो? हाँ, अब इसको हम जैसे ही बाई केस टू, बाई इक्वेशन स्टार अप्लाई करेंगे, तो ए बी टू द पावर के को लिख सकते हैं बी टू द पावर के इंटू में ए, और ये क्या है बी। यहां तक समझ में आया? हमने क्या किया, ए बी की पावर के की जगह पे बी टू द पावर के ये लिख दिया, क्योंकि इक्वेशन स्टार से हमें पता है क्या, ये फर्स्ट और सेकेंड टर्म देखिए आप,
ए बी टू द पावर के को हम बी टू द पावर के इंटू ए ऐसा लिख सकते हैं। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, बी टू द पावर के ब्रैकेट चाहे तो आप इस पे लगा दीजिए, और हमें पता है कि ए बी और बी ए बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, बी टू द पावर के, ए बी को आप क्या लिख दीजिए, बी ए लिख दीजिए। और अगले ही स्टेप में इसको लिख सकते हैं बी टू द पावर के प्लस वन इंटू ए, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये हम एलएचएस लेकर चल रहे थे, अब क्या ले लीजिए, आरएचएस लीजिए। आरएचएस क्या था, बी टू द पावर एन ए, तो बी टू द पावर एन की जगह पे यहाँ पर हम n की जगह पे क्या ले रहे हैं, के प्लस वन, तो ये हो जाएगा बी टू द पावर के प्लस वन इंटू में ए। दिस विल इम्प्लाइज दैट एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। देखिए एलएचएस भी यही आया हुआ था, तो एलएचएस और आरएचएस बराबर है कि नहीं बच्चों। So therefore the result is true for n equals to k plus 1. Hence ab to the power n equals to b to the power n into a. We prove the result with the help of PMI. हमने PMI की हेल्प से इस रिजल्ट को प्रूफ कर दिया कि abn is equals to b to the power n into a. यहां तक समझ में आया, किसी कोई प्रॉब्लम। अच्छा, इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट है, ये तो पहला पार्ट हुआ, फिर लिखा हुआ फर्दर, फर्दर प्रूव दैट ए बी होल पावर एन इक्वल्स टू ए एन बी। और मैं चाहता हूं ये लोग, आप ये वाला क्वेश्चन जो इसके आगे का है पूरा, आप चाहे तो एक अलग क्वेश्चन या नया क्वेश्चन मानकर चल सकते हो। ए बी होल पावर एन को आपको प्रूफ करना है ए एन बी एन, ए बी टू दी होल पावर एन को क्या प्रूफ करना है, ए एन बी एन। कर लो, यही पीएमआई से ही करना है, जैसे मैंने इसको प्रूव किया सेम इसी तरह से इसको भी आप तीन केसेस में सॉल्व करोगे। पहले एन इक्वल्स टू वन लोगे, जब एन इक्वल्स टू वन लोगे तो ये हो जाएगा ए बी, और यहाँ पे भी एन की जगह पे वन वन रखोगे तो आरएचएस में भी आ जाएगा ए बी। सेकेंड स्टेप क्या है, आप एन की जगह पे के मान लोगे कि के के लिए रिजल्ट ट्रू है, ये हो जाएगा ए बी टू द पावर के इक्वल्स टू ए के बी के। और थर्ड केस क्या करोगे, के प्लस वन के लिए आप प्रूफ करोगे। कर लोगे इसको या करें। ओके, और कोई क्वेश्चन किसी का मिसलेनियस एक्सरसाइज में। तो डिटर्मिनेंट स्टार्ट करें बच्चों। ओके चलो, डिटर्मिनेंट। कोई डिटर्मिनेंट के बारे में क्या जानते हो, कुछ बता सकते हो थोड़ा बहुत, क्योंकि मैट्रिक्स से ही रिलेटेड है ये, बहुत ज्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन मैट्रिक्स की वजह से ही, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती लेकिन डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है। मैट्रिक्स में आप पर्टिकुलर नंबर तक नहीं पहुंचते हो। मैट्रिक्स क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स होता है। मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स होता है, जिसमें हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, वहां पे हमको पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिल पाती कि इस मैट्रिक्स की वैल्यू ये दो है, चार है, 10 है। वहां पे पर्टिकुलर अलजेब्रा है मैट्रिक्स के लिए, जिसको हम प्लस माइनस इंटू डिवाइड वगैरह कर सकते हैं, बट कोई मतलब पर्टिकुलर वैल्यू हम नहीं पा पाते हैं किसी मैट्रिक्स की। जबकि डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं है, डिटरमिनेंट में हम लोग पर्टिकुलर वैल्यू तक। तो क्या हम हर टाइप की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं? केवल, यस, केवल बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका हम लोग डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। बच्चों आप लोगों ने टेंथ में, या मेरे ख्याल से हाँ टेंथ में तो पढ़ा होगा, याद करिए, आपने पढ़ा होगा ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो। बच्चों सपोज करो ये दो लीनियर इक्वेशन है, और मैं आपसे पूछूं यूनिक सोल्यूशन, यानी दो लाइन अगर इंटरसेक्टिंग है, यानी केवल और केवल एक सोल्यूशन मिलेगा, तो इसकी क्राइटेरिया क्या होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू से रिलेटेड सी वन अपॉन सी टू, पढ़ा है क्या, कोई बताएगा। अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो क्या कंडीशन होती है इनके कोफिशिएंट्स में, एक्स और वाई के।
तीन क्राइटेरिया होती है ना, या दो लाइन या तो इंटरसेक्ट करेंगी, या तो पैरेलल होंगी, या तो ओवरलैप करेंगी। पैरेलल होंगी तो नो सोल्यूशन, ओवरलैप करेगी तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, और इंटरसेक्ट करेगी तो यूनिक सोल्यूशन। पढ़ा है कि नहीं? मैं नया बता दूं कुछ? बोलो रिंकी। तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है? इसके लिए बच्चों ये कंडीशन होती है, A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, और C1/C2 से हमें कोई मतलब नहीं। इसके लिए केवल अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो A1/A2 और B1/B2, यानी ये रेशियो, एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो और वाई के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए। पढ़ा है कि नहीं? इसी तरह से अगर A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1, अगर अगर ये हो जाता है तो ये कौन सी केस है? दो लाइन का क्या होंगी आपस में, पैरेलल होंगी या ओवरलैप करेंगी? तुक्का मत मारो, ओवरलैप करेंगी। क्या करेंगी? ओवरलैप करेंगी। और तीसरा क्या होता है कि अगर A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 डज नॉट इक्वल्स टू C1/C2 है, तो वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी, जहां पर हम कहते हैं नो सोल्यूशन। फिलहाल यहाँ पर लास्ट के दो केसेस से कोई मतलब नहीं है हमें, हम केवल पहले केस को समझना चाहते हैं। तो अगर जिन लोगों को नहीं याद है तो मैं रिकॉल ही करा दे रहा हूँ कि अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके यूनिक सोल्यूशन मिलता है। यूनिक सोल्यूशन का क्या मतलब है? उसके पास केवल एक सोल्यूशन होता है, और यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। यहां से देखिए, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो A1/B2 डज नॉट इक्वल्स टू A2/B1, ऐसा लिख सकते हैं क्या? या फिर इसको ऐसा लिख दें, अगर A1/B2 माइनस A2/B1 डज नॉट इक्वल्स टू 0, लिख सकते हैं कि नहीं? और बच्चों, अगर आप ध्यान से देखिएगा अभी, ये A1, यहाँ पे मैंने लिखा A1/B1, यहाँ पे मैंने लिखा A2/B2, और ये मैंने इसको डिटर्मिनेंट निकालने के लिए कहा। तो अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालिए तो देखिए क्या आएगा। यही तो आएगा, A1/B2 माइनस A2/B1, आएगा कि नहीं? बोलो। तो तो कहने का मतलब, अगर ये मैट्रिक डिटर्मिनेंट ए है, ये डिटर्मिनेंट ए है, तो इसकी इस डिटर्मिनेंट ए की डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई? A1/B2 माइनस A2/B1। और यहाँ पर हम इस केस में क्या बोल रहे हैं कि A1/B2 माइनस A2/B1 क्या होगा? नॉन जीरो। इसीलिए बच्चों बोला जाता है कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं, जैसे अभी आपको इसमें मिलेगा, कई सारे क्वेश्चन इस टाइप में मिलेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस मिलेंगे आपको। क्या मिलेगा? सिस्टम ऑफ, ये है क्या? ये लीनियर इक्वेशन है ना। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है? दो या दो से अधिक लीनियर इक्वेशन जब आपको मिले तो उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे आपको आगे के लास्ट एक्सरसाइजेस में मिलेगा क्वेश्चन, जो कि लॉन्ग में आता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, मतलब आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना। तो यहाँ से ये क्लियर होता है कि अगर x और y के जो कोफिशिएंट्स आप देख रहे हैं, उनका अगर हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, और अगर वो डिटर्मिनेंट जीरो आएगा, अगर वो डिटर्मिनेंट जीरो आएगा, यानी किसी भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं और वो जीरो आ गया, तो कभी भी आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसके लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए को क्या होना पड़ेगा? नॉन जीरो होना पड़ेगा। ये आपने, जब मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड से इनवर्स निकालना बता रहा था, तभी मैंने ये बताया था कि इनवर्स तभी निकलेगा, या वही चीज यहाँ पर भी है बच्चों। मैट्रिक्स के वेरिएबल्स की वैल्यू, यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू तभी आएगी जब उस मैट्रिक्स में, जो लीनियर इक्वेशन में एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं, उनका अगर आप डिटर्मिनेंट निकालो, और वो डिटर्मिनेंट कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तभी हमको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। समझ में आया कि नहीं बच्चों? तो अगर आप, क्योंकि ये लॉन्ग में आता भी, आप लोग चाहो तो सैंपल पेपर वगैरह उठा के चाहे देखना भी, या तो आता है इनवर्स निकालने के लिए,
किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, उसी में और करके लिखा रहता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करो, मतलब आपको एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल है उसमें उसकी वैल्यू निकालना रहता है। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहली ही कंडीशन यही है कि आपको उसका डिटर्मिनेंट चेक करना पड़ेगा। अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, किसका डिटर्मिनेंट, एक्स वाई जेड जो वहां पर वेरिएबल है उनके जो रियल कोफिशिएंट्स हैं विथ साइन, उनको आप लिखिए एक डिटर्मिनेंट में, उस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकालिए। और अगर उस डिटर्मिनेंट को निकालने पर वैल्यू आपकी जीरो आ गई तो आपको कभी भी उसका सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा, यूनिक सोल्यूशन तो बिल्कुल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो दो केस में अदर में चला जाएगा। कौन सा दो केस हो सकता है, वो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन दे, या हो सकता है वो नो सोल्यूशन दे। इसलिए यहाँ पर ये जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि डिटरमिनेंट ए को नॉन जीरो होना चाहिए, एक तो ये जो आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी हुई है, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो क्योंकि अपॉन में है तो डिटर्मिनेंट ए कभी भी जीरो नहीं होगा, और जीरो हो जाएगा तो ए इनवर्स नहीं निकलेगा। और एक रीजन ये भी है बच्चों कि जब हमसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कहा जाता है तो उसके रियल कोफिशिएंट्स जो मैट्रिक्स में या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल्स होते हैं उनके रियल कोफिशिएंट्स का जब हम लोग मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं और वो नॉन जीरो होगा तभी उसका इनवर्स निकलेगा, नहीं तो इनवर्स नहीं निकल पाएगा। और इनवर्स नहीं निकलेगा तो आप एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल उसकी वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। देखिए बच्चों यहाँ पर डिटरमिनेंट में है क्या, डिटरमिनेंट में यही चीज है कि आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पढ़ना है, क्योंकि और किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। अदर मैट्रिक्स का क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसकी ऑर्डर ऐसी होती है कि उसको हम एक्सपैंड नहीं कर सकते। अभी सपोज करो, अभी यहाँ पे मैं लिख दिया 2 3 2 1 1 1, इस मैट्रिक्स ही बोल देते हैं अभी इसको। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बताइए, ये एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर बताइए क्या है इसका ऑर्डर। बोलो, कोई तो बोलो, इसका ऑर्डर क्या है। बोलो बेटा, इसका ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। हाँ, 2 क्रॉस 3। आवाज नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ रही थी। ओके, तो 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर है। अब मैं कहूँ इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, चलिए आपके मन में आया कि सर ने कहा डिटर्मिनेंट निकालिए, तो डिटर्मिनेंट का सिंबल ये होता है। आपने इसको क्या किया, 2 3 2 1 1 1। जरा देखिए इसको एक्सपेंड कैसे करोगे आप। इसको एक्सपेंड करने के लिए, जैसे अभी यही चीज अगर 2 क्रॉस 2 में होता तो आप क्या करते, 2 into 1 - 1 into 3 ये कर देते। अब तो यहाँ पर ये जो दो एलिमेंट है 2 और 1, ये तो बच गया ना, इसको कैसे आप सिंप्लीफाई करोगे, बहुत होगा। चलो आप मान लो ये भी कर सकते हो सर, 3 into 1 - 1 into 2, लेकिन अभी भी ये वाला और ये वाला तो पेयर बचा हुआ है ना, इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ जो स्क्वायर मैट्रिक्स है केवल उसी का डिटरमिनेंट निकाला जा सकता है, और किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं निकालते। ठीक है, डिटरमिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। और डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे किया जाता है, मेरे ख्याल से सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं फिजिक्स में भी ये पढ़ाया गया होगा। डिटरमिनेंट को सॉल्व फिजिक्स में आई कैप जे कैप के कैप को लेकर समझाया गया होगा, राइट। क्यों बच्चों, कैसे सॉल्व करते हो आप लोग, जैसे अगर आपने आई कैप को लिया तो यहाँ पे क्या करते हो, 2 into 6 - 5 into 3 करते हो कि नहीं, 12 - 15। फिर जब जे कैप के साथ आते हो तो यहाँ पर माइनस जे कैप लेते हो, माइनस साइन लेते हो। उसके बाद क्या करते हो, 1 into 6 -4 into 3 यानी कि 12। फिर अगला वाला आप लोग हो प्लस साइन के साथ, प्लस के कैप 1 into 5 यानी कि 5 -4 into 2 यानी कि 8। किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को, ये तो मैंने 3 क्रॉस 3 का मान लो लिया, ऐसे एक्सपेंड करते हैं उसकी मैट्रिक्स की
यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू तक पहुंचने के लिए हम लोग ये एक्सपेंशन का यूज करते हैं, और ये मेरे ख्याल से सभी को आता है कि नहीं? ओके, एक और चीज, म्यूट कर लो, आवाज म्यूट कर लो। हाँ, तुम्हारी आवाज फ्लक्चुएट होती है। ओके, अब यहाँ पर फिर अलग क्या है, थोड़ा सा और यहाँ पर ब्रॉड, जाहिर सी बात है, फिजिक्स वगैरह में तो जितना काम की चीज थी वो चीज यहाँ पर आपको बताया गया होगा। यहाँ पर बच्चों हम लोग करेंगे क्या, केवल और केवल, अच्छा अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा है डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना, वो हमेशा मेरे ख्याल से, अब किसी ने पढ़ लिया हो तो अलग बात है, हमेशा मेरे ख्याल से आपने फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड किया है कि नहीं? ये हमारी फर्स्ट रो है, और मुझे जहां तक लगता है फिजिक्स वगैरह में भी जब भी पढ़ाया गया होगा तो आप लोग हमेशा फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हो, मतलब ऐसे, जैसे वन ले लिए तो फिर दिस माइनस दिस, टू ले लिए तो दिस माइनस दिस, ऐसे किया फर्स्ट रो। तो ऐसा नहीं है बच्चों, किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू तक पहुंचने के लिए आप उसको किसी भी रो या किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हो, वैल्यू आपको वही मिलेगी। कहने का मतलब, जैसे मैं R1 के रेस्पेक्ट में ना एक्सपेंड करके, सपोज को मैं R2 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करना चाहता हूँ, मैं डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ लेकिन मैं R1 से नहीं एक्सपेंड कर रहा हूँ, मैं R2 से एक्सपेंड करना चाहता हूँ। तो जो बच्चों अभी तक आप लोग आई कैप जे कैप के कैप में साइन पढ़ रहे थे कि सर पहला वाला प्लस के साथ आएगा, दूसरा माइनस के साथ, तीसरा प्लस के साथ, इसका कोई रूल है क्या कि अब मान लो मुझे R2 के रेस्पेक्ट में करना है, तो जब मैं पहला नंबर लूंगा वो प्लस के साथ लूंगा या माइनस के साथ लूंगा, बताओ रिंकी? माइनस के साथ, ठीक है। कोई रीजन माइनस के साथ लेने का? यस यस यस, आपको मैंने जब जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स बताया था तो मैंने कोफिशिएंट्स को लिखने का तरीका बताया था, कि जैसे ये मान लो पहला जो टर्म है, अभी सपोज करो मैं इसे रिलेट कराने के लिए ये लिख रहा हूँ, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ये जो साइन कन्वेंशन है बच्चों प्लस माइनस वाला, वो कैसे चलता है, आप आई प्लस जे क्या है, ये जो आप सफिक्स में नंबर देख रहे हो, 1112, तो जो पहला नंबर है सफिक्स का वो आई के लिए रिप्रेजेंट होगा, और जो दूसरा नंबर है सफिक्स का वो जे के लिए होगा। तो आप जिसके भी रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करना चाहते हो, या अब जैसे यहाँ पर देखिए, पहला कौन सा एलिमेंट है R2 का, 1 है। ये इसको हम क्या कहेंगे, ये A21 है हमारे लिए। तो A21 में सफिक्स देखिए क्या लिखा हुआ है, 21, तो यहाँ पर 2 + 1 करोगे आएगा 3। तो जब भी नंबर ऑड आएगा तो साइन आपको क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा, क्योंकि एक्चुअल में जब हम लोग अभी आगे चलकर पढ़ेंगे तो इसको -1 टू द पावर i+j, इस रेस्पेक्ट में आप लोग एक्सपेंड करते हो, -1 टू द पावर i+j। अगर i+j ऑड आएगा तो हमेशा निगेटिव साइन आएगा, और अगर i+j इवन आएगा तो हमेशा पॉजिटिव साइन आएगा। तो अगर हम R2 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं, तो मान लो मैं यहाँ पर 1 लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं +1 लूंगा कि -1 लूंगा, बोलो? -1 लूंगा। क्यों -1 लूंगा? क्योंकि यहाँ पर ये जो पहला टर्म है ये है A21, और ये 2 + 1 हमारे लिए ऑड है, और इसलिए यहाँ पर हम क्या लेंगे, -1। अब फिर कैसे क्या करेंगे, आप जिस भी रो के रिस्पेक्ट में या जिस भी कॉलम के रिस्पेक्ट में डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर रहे हो, तो वो रो और उसके सामने के कॉलम को आप हाइड कर दो। अब जो बचा, देखिए यहाँ पे ऊपर 2 3 बचा, यहाँ पे नीचे 5 2 बचा, तो 2 × 2 करोगे तो 4 आएगा, और -5 × 3 करोगे तो 15 आएगा। तो ये पहला टर्म हमने एक्सपेंड किया। दूसरा वाला मान लो 0 ही है, अब तीसरा वाला एक्सपेंड करना है, R2 का थर्ड टर्म है। यहाँ पर इस टर्म के लिए बताइए, ये 1 लिखा हुआ है, ये प्लस में लेंगे या माइनस में लेंगे? यस, माइनस में लेंगे। क्यों माइनस में लेंगे? क्योंकि ये देखिए लास्ट वाला टर्म क्या है, 8 2 3 है, और 2 + 3 करोगे तो 5 आएगा, ऑड आएगा, इस वजह से यहाँ पर भी क्या लेंगे, -1। और -1 जब लेंगे तो देखिए ये रो तो गई,
और इसके सामने का कॉलम भी जाएगा। अब बचा क्या, यहाँ से 1 2 बचा, यहाँ से बच्चों 2 5 बचा, तो 1 इंटू 5 करोगे तो 5 आएगा, 5 माइनस 2 इंटू 2 करोगे तो 4 आएगा। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लोगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कैसे किया जाता है ये आपने पढ़ा भी था पहले भी फिजिक्स में, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा अलग या नया क्या बता रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू तक पहुंचने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आप पहले रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करो, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा बच्चों, अब ऐसा क्या है सर हम आर टू के रेस्पेक्ट में क्यों एक्सपेंड करेंगे या किसी और कॉलम या रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड ना करें, हम हमेशा आर वन के ही रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करें क्योंकि अभी वही पढ़ते आ रहे हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा, कोई बताएगा क्या बेनिफिट है, हमेशा आर वन से आर वन के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करो या जहां पे जरूरत हो, कोई बेनिफिट होगा ना जो मैं बता रहा हूँ। यस, हम क्या करें, बिल्कुल 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 सही बोला, वेरी गुड बेटा। कहने का मतलब ये है कि अगर जिस भी रो या कॉलम में हमारे लिए सबसे सिंपलेस्ट नंबर्स मिलेंगे या जितना भी जीरो या वन जिसमें ज्यादा मिलेगा, अगर हम उस रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा। जैसे देखिएगा, अब सपोज करिए मैं यहाँ पर एक कैलकुलेशन लिखने जा रहा हूँ, 31 25 -4, 1 2 23, 0 0 1। अब आप लोग बताइए बच्चों किस रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो हमारे यहाँ लिए सबसे आसान होगा, बोलो। यस, R3। क्यों, क्योंकि जब आप R3 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करोगे तो ये दोनों तो 0 0 है, तो हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, केवल और केवल इसके रेस्पेक्ट में हमें सॉल्व करना पड़ेगा। और ये है A33, ये क्या है, A33 है ना, और 3 + 3 होगा 6, यानी ये हो गया इवन, और इवन हो गया तो साइन वही रहेगा जो इस नंबर का साइन है, यानी 1 यहाँ पर प्लस में तो प्लस में ही लिखा जाएगा 1। और फिर इसके सामने की रो और इसके सामने की कॉलम को आप हाइड कर दो, तो बचा क्या, 31 × 2 यानी कि 62 -25, और जो आया वही हो गया आंसर। तो ये आसान हुआ कि नहीं। अभी अगर आप इसी को R1 के रेस्पेक्ट में जो एक्सपेंड करते तो आ तो जाता आंसर, लेकिन कैलकुलेशन आपके लिए इसके कंपैरेटिव में टफ होता कि नहीं, बोलो। तो ये बेनिफिट बच्चों, तो मैंने आपको अभी केवल और केवल इतना बताया कि किस टाइप की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पॉसिबल है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट का यूज क्या है, और साथ ही साथ मैंने डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन के बारे में बताया कि किसी भी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कैसे किया जाता है। यहां तक में किसी को कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो बच्चों तो पूछ सकते हो। एक और चीज बच्चों, किसी भी डिटर्मिनेंट को जब हम लोग डिनोट करते हैं, पढ़ते तो सभी लोगों, चलो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जब लिखोगे आप लोग कैसे लिखोगे, ये ए है और ये कोई उस मैट्रिक्स है, जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो आप ऐसे लिखोगे। और नोटेशन बस ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के नोटेशन में यही फर्क होता है, यहाँ पे ये क्लोज्ड ब्रैकेट की तरह रहता है मैट्रिक्स में, और डिटर्मिनेंट में ये जस्ट लाइक मॉडुलस की तरह होता है। अच्छा, इसको रीड क्या किया जाता है, ये क्या पढ़ते हैं, अच्छा डिटर्मिनेंट को एक ऐसे भी लिखा जाता है किसी किसी बुक में, डेट ए, DET, डेट, जैसे मैट्रिक्स मैंने शॉर्ट फॉर्म MX बताया था, MX करके लिख सकते हैं, MX A मतलब मैट्रिक्स ए, इसी तरह डेट ए को भी यही चीज है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बहुत सारे बच्चों की हैबिट बन जाती है, मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चों को भी सुना हूं, इसको बोलते हैं मॉड। फॉर्मूला भी बोलेंगे ना तो ऐसे बोलेंगे सर, A इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन मॉड ए। क्या ये बोलना सही रहेगा, अभी भी बच्चों यहाँ पर अपने माइंड में बैठा लीजिए आप लोग, इसको आप लोग कभी भी मॉडुलस ऑफ ए ना बोलोगे ना माइंड में रखोगे कि ये मॉड है, यहाँ पर हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, डिटर्मिनेंट है। इसको क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए,
ए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिस भी चीज का आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो वो आपके लिए एक मैट्रिक्स है। किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप लोग निकाल रहे हो, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप लोग निकाल रहे हो। तो यहाँ पर इसको पढ़ेंगे क्या हम लोग, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, या आप इसको शॉर्ट में डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोल सकते हो। मॉडुलस ऑफ ए या मॉड ए का यूज नहीं करोगे। क्लियर है? बोलो बच्चों। अच्छा जिस हाँ, तो जितना यहाँ तक अभी तक ये केवल डिटरमिनेंट का मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मैंने आपको बता दिया डिटरमिनेंट होता क्या है, किस टाइप की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकलता है। और अच्छा, वाइवा वगैरह जब लास्ट में बच्चों होता है पेपर के टाइम पे, बोर्ड एग्जाम से पहले, जैसे 20 मार्क्स इंटरनल के लिए होते हैं, तो बहुत सारे बच्चों से हम लोग जैसे वाइवा जब लेते हैं तो पहले यही पूछते हैं, बेटा आपका 13 चैप्टर में से कौन सा चैप्टर सबसे अच्छे से तैयार है, या किसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो बताने के लिए। तो बच्चों से रिप्लाई आता है कि सर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से चाहे कुछ भी पूछ लीजिए। मतलब ये कॉमन चैप्टर निकल कर आता है जो सबको इजी भी लगता है, और वो बोलते हैं सर इसमें से कुछ भी पूछ लीजिए। तो इससे पहला ही क्वेश्चन हम लोग टीम के द्वारा यही रहता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। तो जितने भी लोग अभी क्लास में ज्वाइन हो, कोई भी बच्चा बता सकता है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। अगर मैं केवल एक रीजन बताने को कहूँ, आप लोग कोई एक कारण बताओ क्या डिफरेंस है, एक डिफरेंस बताओ। बस बिल्कुल सही। मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है, डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है। मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, बट डिटरमिनेंट क्या होता है, केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का वैल्यू देता है। वैल्यू निकालने के लिए हम लोग डिटरमिनेंट का यूज करते हैं। अच्छा, ऐसे और मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन के लिए भी पूछ लिया जाता है कंडीशन, कब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। एक ये भी रीजन पूछ लिया जाता है कि केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट क्यों निकलता है। फिर उसके बाद डिटरमिनेंट में अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा, मैट्रिक्स को तो हम लोग एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ डिटरमिनेंट को हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देते हैं, और उसकी ओरिजिनल वैल्यू जो भी आएगी डिटरमिनेंट की, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब डिटरमिनेंट को आप किसी भी रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हो। तो बच्चों जितना मैंने अभी तक बताया उससे आप लोग डिटरमिनेंट पहली एक्सरसाइज मेरे ख्याल से सॉल्व कर लोगे, आपको कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। और दूसरी एक्सरसाइज से पहले है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। जैसे बात करिए हमने जब मेथड बताया था, तो रो और कॉलम से रिलेटेड कुछ आपको 6 मेथड बताए थे, याद है एलिमेंट्री ऑपरेशन के समय, कि दो रो को ऐड करोगे तो क्या होगा, या ऐड कर सकते हो, दो रो को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर भी रो, क्योंकि रो और कॉलम डिटरमिनेंट में भी नो डाउट, और यहाँ पर अगर हम दो रो को चेंज करें या दो कॉलम को चेंज करेंगे तो क्या होगा। जैसे वहां पर हम लोग पढ़ते थे कि आप रो को आपस में इंटरचेंज कर दो, दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या होगा, जब दो रो या दो कॉलम को आप लोग आपस में इंटरचेंज करोगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पर फर्क पड़ेगा। और वो क्या फर्क पड़ेगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा। कहने का मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू माइनस में है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगी। अगर आप किसी डिटरमिनेंट में दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हो तो उसकी वैल्यू में यहाँ पर फर्क पड़ेगा। मैट्रिक्स में कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो मैट्रिक्स बनी रहती थी, वो केवल अरेंजमेंट था, उसको हम सॉल्व थोड़ी कर पा रहे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू हम निकालते हैं, तो वैल्यू में बच्चों फर्क पड़ता है। वैल्यू में क्या फर्क पड़ता है, जो भी वैल्यू आती है एक्चुअल, उसमें उसका निगेटिव या अपोजिट साइन आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से कल हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज पर, और फिर उससे रिलेटेड जो प्रूफ्स, इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रूफ आपको मिलेंगे। डिटरमिनेंट में बोल दिया जाएगा कि डिटरमिनेंट की ये वैल्यू प्रूफ करो विदाउट एक्सपेंशन। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे उन प्रॉपर्टीज का यूज करके हमें प्रूफ करना रहेगा। एक्सपेंशन करके तो कोई भी कर सकता है, उसके लिए फिर आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप नॉर्मली जैसे एक्सपेंड करना तो आपको मेरे ख्याल से आता ही है, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना। उसमें बोल देगा क्वेश्चन में कि इसको आप ये प्रूफ करो यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, मतलब विदाउट एक्सपेंशन। एक्सपेंशन किए हुए बिना आप डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो या प्रूफ करो। प्रूफ वाले क्वेश्चन अधिकतर आते हैं। पिछले साल ये सिलेबस से बच्चों हटा दिया गया था, जो प्रॉपर्टीज से रिलेटेड प्रूविंग थी, ये पिछले साल के सिलेबस जो 30% हटाया गया था सीबीएसई के द्वारा। अभी तो इस साल तो ऐसा कुछ है नहीं, तो आपको ये अभी पढ़ना है। ठीक है, तो कल हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे।